देखिए क्या है ना कि अगर वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो आज के टाइम पर रिटायर्ड सैनिक फिर से सड़क पर उतर रहे हैं और पूर्व अफसरों पर ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सही और ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं हर बार की तरह। और अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब देखिए मैं सब कुछ शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जनवरी में भारत सरकार ने रिटायर्ड जवानों के लिए ये वन रैंक वन पेंशन 2 लागू किया। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है सिपाही रैंक से लेकर के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर तक, यानी कि सिपाही से लेकर के जो जूनियर कमांडिंग ऑफिसर तक के जो सेवानिवृत्त जो पेंशनर हैं उनके बीच तो रोष है, उनके बीच ये प्रॉब्लम्स है। हालांकि अगर रियलिटी देखें तो वो OROP 2 जो लागू हुआ है इस पर अगर आप टेबल देखेंगे और सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी आपके साथ प्रैक्टिकली बताया हुआ है, इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए रियलिटी ये है कि लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के मेजर जनरल तक के जितने भी अधिकारी हैं वो OROP 1 से भी खुश थे और OROP 2 से भी खुश हैं। और ये बेसिकली हो क्यों रहा है इस चीज को आप जरूर अच्छे से समझिए। देखिए जो गलतियां OROP 1 में हुई है सेम गलतियां दोहराई जा रही है OROP 2 में, और अभी अगर OROP 2 पे सही तरीके से काम नहीं किया जाए तो आने वाले टाइम पर OROP 3 OROP 4 जो भी आएगा वहां पर ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगी। इसलिए जरूरत है अभी सारी चीजों को ठीक करने के लिए, इसलिए मैं सब चीज आपको आज डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, आप बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करेंगे। देखिए अभी लेटेस्ट बात कहां से शुरू हुई है कि 28 फरवरी 2023 को एक अध्यादेश जारी किया गया था, और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एटीएच इंडिया के चैनल पर बताया था मैंने कि उसमें एक्चुअली कहा यह गया था कि OROP 2 जो है जो जुलाई 2019 से जो लागू है वो जो है सेवानिवृत्त जवानों को और अधिकारियों को एक ही किस्त में दे दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि पूर्व सैनिक के जितने भी संगठन हैं इस बकायों को भुगतान करने के लिए ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था। बस हुआ कुछ भी नहीं था, इसी की सुनवाई को देखते हुए अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो भारत सरकार है उनको ये राशि का भुगतान करना है, एक ही मुश्त में करना है। और उस टाइम पे हुआ क्या था कि 28 फरवरी को तो ये बात कही गई थी, लेकिन 27 फरवरी को जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान ये बात एक्चुअल में कही गई थी कि 15 मार्च तक जितने भी सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं, सैनिक हैं, उनका जो बकाया भुगतान है वो एक बार में ही क्लियर कर दिया जाए। अब इसी बात को सुनते हुए 28 फरवरी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई थी कि जितने भी सेवानिवृत्त सैनिक है या फिर अधिकारी हैं उनका जो बकाया भुगतान है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस साल 15 मार्च 2023 तक सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ऐसे देखिए अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑलरेडी पिछले साल ही मतलब दिसंबर में ही 23 दिसंबर को अपनी बैठक में इस भुगतान के लिए ऑलरेडी सहमति दिया हुआ था। और शायद आपको ये बात याद होगी कि ये जब जानकारी दिया जा रहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के तरफ से, और उन्होंने ये बात कही थी वहां पर कि OROP से 25.13 लाख यानी कि 25.13 लाख जो सेना है यानी कि जो पेंशनधारी है उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो श्री राजनाथ सिंह जी का था। और देखिए इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी कहा गया था कि सेना के वो लोग जो 2019 से लेकर के 30 जून तक रिटायर हुए हैं वो भी नई OROP का बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं क्योंकि मैं आज इस मूड में हूं कि मैं आज आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में बताऊं, स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो OROP का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरीके से आपको बता पाऊं। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वहां पर देखिए OROP 1 जब लागू हुआ था तो ये योजना वर्ष 2006 में लागू की गई थी। ये हम सबको पता है, शायद आपको भी पता होगा। लेकिन उस टाइम पे जब ये लागू हुआ था ना तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि बहुत सारी विसंगतियां थी जैसे आज के टाइम पे।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स पहले थी वही प्रॉब्लम्स अभी OROP 2 में और यही कंटिन्यू होंगी, इसलिए तो जरूरत है इसे सही करने के लिए। तो एक्चुअल उस टाइम पे भी यही हुआ था कि उस टाइम पे जो विसंगतियां थी उसका हवाला देने के लिए क्या हुआ कि जो सेवानिवृत्त सेना है और अफसर, ये दोनों मतलब जवान और अफसर एक साथ मिलकर के आंदोलन करने लगे थे उस टाइम पे। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो OROP का जो संघर्ष है ना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें डिटेल में अच्छे से बताऊं। तो ये जो आंदोलन है ये बहुत सालों तक चला, आपको पता है। और उसके बाद 2014 और 2019 का जो आम चुनाव आया तो उसमें बहुत सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसका संशोधन करने का वादा भी किया था। और आपको पता होना चाहिए कि वन रैंक वन पेंशन जब भी आएगा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है आज के टाइम पे। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज वन रैंक वन पेंशन से क्या वो बेनिफिट निकाल सकते हैं, उनके पॉलिटिकल करियर में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो वो उसी हिसाब से वन रैंक वन पेंशन पे काम करती हैं। और शायद ये बात बिल्कुल सच्चाई है। वैसे आपकी क्या राय है इस पर, वो भी आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 2014 और 2019 के आम चुनाव में संशोधन करने की तो बात कही गई थी, लेकिन जो हमारे पूर्व सैनिक थे उस टाइम पर भी वो OROP के लिए मतलब जो अपनी उनकी मांग थी उस पर वो अड़िग रहे थे। अच्छा, आपको ये बात तो याद होगी कि जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अपने मंत्रिमंडल के फैसले से ये जानकारी देते हुए कहा था कि जो पूर्व सैनिक की संशोधित पेंशन को लेकर के सरकार जो है 8,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रावधान किया है। लेकिन फैक्ट क्या है कि इस बार जैसे ही OROP 2 का ये जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, वैसे ही जो सेवानिवृत्त जवान है वो इसके विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक आज के टाइम पर टोटल 27 पूर्व सैनिकों के ऐसे संगठन है जिन्होंने एक साथ आकर के ये मोर्चा बनाया है और दिल्ली के जंतर मंतर पर इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जिसे कहते हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। और देखिए, ये धरना देना, सरकार को सही जानकारी पहुंचाना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर OROP में जो गलतियां हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको सच में सुधारने की जरूरत है। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल मुद्दे पर। जो जवानों का कहना है वो क्या कहना है। जवानों का देखिए, सीधा सीधी अगर इसे आप समझे तो उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि OROP जो है वो अफसरों के लिए कभी ये योजना नहीं थी। अब देखिए, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों एक साथ अपने बैनर तले आ रहे हैं और सब लोग एक साथ ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए, जो भी सेवानिवृत्त जवान है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो अफसर है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस कंसेप्ट को जरूर समझिए अच्छे से, तभी हम इससे अच्छा आउटकम या आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखिए, उनका जवानों का कहना यह है कि जो नया OROP मतलब लागू किया जा रहा है, इसमें जो सेवानिवृत्त जो पद पर जो जवान होते हैं, तो जो जवान को पेंशन मिल रही है और जो अफसर को पेंशन मिल रही है, उसमें सीधा सीधी जमीन और आसमान का फर्क है। और इसलिए तो मैंने आपको टेबल पे भी सारी चीजें कैलकुलेट करके बताई हुई है। तो जब वहां पर आप वैल्यूज देखेंगे तो वो जमीन और आसमान का फर्क आपको सीधा सीधी दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सिपाही रैंक से लेकर के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर तक के जितने भी रैंक वाले हैं, उनका सीधा सीधे कहने का मतलब यही है कि OROP जो है वो बेसिकली कभी भी अफसरों के लिए नहीं बनाया गया था, मगर इसके तहत अब हो उल्टा रहा है। सेवानिवृत्त जो अफसर है उन्हीं को लाभ पहुंचाया जाता है, और जो लाइक सिपाही रैंक से लेकर के जूनियर कमांडिंग अफसर तक का जिनका रैंक है उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सरकार ने 2006 में ये वन रैंक वन पेंशन लागू किया था तो उस टाइम पर 42,500 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रावधान बनाया गया था। अब इसी पैसे में तीनों सेनाओं को एकत्रित किया गया था, जो जूनियर रैंक से लेकर के जो ऑफिसर रैंक तक के लोग हैं उन सब के लिए ये सिस्टम बनाया गया था, और उस टाइम पर उनको भी ऐड किया गया था। लाइक जो लोग सेवा के दौरान घायल होकर के विकलांग हो जाते हैं उनके लिए भी पेंशन को निर्धारित की गई थी। अब इसके साथ साथ जो कार्य करते हुए मारे गए जवान हैं और जो अधिकारियों की विधवाओं हैं उनको भी दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी उस टाइम पे। अच्छा, चलिए मैं आपको और सिंपल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि सेना में जवानों की संख्या कुल बल की 97% है, जबकि अधिकारियों की प्रतिशत कितनी है, सिर्फ 3%। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो जवान है हमारे सेना में वो 97% है और जो अधिकारी है वो सिर्फ
3% है। अब OROP 1 में क्या गलतियां हुई थी उसे समझिए। OROP 1 में क्या हुआ था कि जवानों की पेंशन में सिर्फ 298 रुपए से लेकर के 1900 रुपए तक, यानी कि 298 रुपीज से लेकर के 1900 रुपीज तक की वृद्धि की गई थी। और अब आप सोचिए कि OROP 1 में यही तो गलती हुई थी कि उस टाइम पे ये अमाउंट बहुत कम था। अब इसी बीच आप समझिए कि दूसरी 1 रैंक 1 पेंशन इसी साल 20 जनवरी को घोषणा कर दिया गया। अब उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि अगर इसे आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो पहले से आधा ही था। अब देखिए इन सब के साथ साथ क्या है ना कि जो विधवाओं की पेंशन है उसमें भी भेदभाव किया गया है और OROP में सिपाही और जवानों की पेंशन में सिर्फ 2300 रुपए तक अधिक बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 2300 रुपए सिर्फ बढ़ाया गया है इस बार OROP 2 में भी। देखिए क्या है ना कि जब हम लोग इतनी सारी चीजों की डिस्कशन कर ही रहे हैं तो इस चीज को भी समझ लेते हैं कि 2006 में जो सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है सिपाही TS नायक। अब उसकी जो पेंशन थी उस टाइम पे 2006 में वो थी 4046 रुपए। अब इस तरीके से अगर आप देखा जाए, और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ये जो लड़ाई चल रही है आखिर किस चीज के लिए चल रही है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अधिकारी में सबसे निचला रैंक होता है वो कौन सा होता है? TS कर्नल। अब उस टाइम पर उनकी जो पेंशन थी वो थी 14,600 रुपए। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आज अधिकारियों को मिलने वाली जो पेंशन है वो 14,600 रुपए से बढ़ करके कितनी हो चुकी है। जो 2006 में वो ले रहे थे वो कितना ले रहे थे? 14,600 रुपए। और आज के टाइम 2023 में 95,000 रुपए तक पहुंच गई है, यानी कि 95,000। और इसके अतिरिक्त 38% का महंगाई भत्ता जो सबको मिलता है वो मिलता अलग से है। अब इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ये सारी चीजों को आप ऐड कर देंगे, यानी कि महंगाई भत्ता और राहत, जो DA और DR की मैं हमेशा बात करता हूँ, जो बेसिक पेंशन उनका, ये सब मिला करके उनका अभी ये जो पहुंच जाता है अमाउंट वो पहुंचता है 1.5 लाख रुपए तक। अब यहाँ से आप जस्ट इमेजिन करके समझिए कि बात क्या है कि जवानों को जो 4046 रुपए 2006 में मिल रहा था, आज के टाइम पे 2023 में कितना मिल रहा है? 20,000 रुपए किया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तुलना और कंपैरिजन देखना है कि एक तरफ 4,000 से बढ़ करके सारी चीजें 20,000 तक पहुंचती है और एक तरफ 14,000 रुपए से सीधा पहुंचता है वो कहां तक? 1.5 लाख रुपए तक। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ जो जवान है उनको मामूली सी बढ़ोतरी मिली है, वहीं दूसरी तरफ जो सेवानिवृत्त के अधिकारी हैं उनको 50,000 रुपए से ज्यादा का सीधा सीधा फायदा दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सैनिकों की विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी भेदभाव किया गया है। अब इसे हम आंकड़ों के थ्रू समझते हैं। अब सैनिकों की विधवाएं जो है वो 7.5 लाख के करीब है, यानी कि 7.5 लाख जो हमारे विधवाएं हैं वो सैनिक के हैं, यानी कि 7.5 लाख सैनिक विधवाएं अभी हमारे देश में हैं। अब इसे भी मैं आपको आंकड़े के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखो उनको जो 2006 में न्यूनतम पेंशन मिलती थी, यानी कि जो मिनिमम पेंशन मिलता था वो था 3500 रुपीज, 3500 रुपए। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल पद के अधिकारी की जो विधवाएं हैं उनकी जो पेंशन के रूप में उनको मिलता था 5,880 रुपए, यानी कि 5,880 रुपीज, 5,880। एक तरफ 3500 मिल रहा है और एक तरफ 5,880 रुपए। अब इस तरीके से देखें 3500 और 5,880 में, तो इन दोनों के पेंशन में जो फर्क है वो सिर्फ 2,380 रुपए का था उस टाइम पे 2006 में। अब इसमें जो हमारे जवान सैनिक है उनकी विधवाओं को आज 2023 में 11,045 रुपए बतौर पेंशन मिल रहा है, यानी कि 3,500 रुपए से बढ़ करके 11,000 तक पहुंचा। वहीं अगर हम लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो उनकी विधवाओं को जिसे 5,880 रुपए, 5,880 रुपीज था, वो अब बढ़ करके कितना हो गया? 54,000 रुपीज। और इसके ऊपर जो महंगाई भत्ता और राहत मिलता है तो 54 से बढ़ करके वो टोटल कितना हो जाएगा? 72,000 रुपीज। और ये जो 72,000 रुपीज है ये मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, इवन 72,000 रुपीज से भी ज्यादा होगा। तो आपको डिफरेंस सीधा सीधी आप देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि OROP में जो विसंगतियां हैं उस पर सवाल तो उठेंगे ही और इसको सरकार को सही करने की जरूरत भी है, क्योंकि आंकड़े आपके सामने, आप खुद से भी इसे कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि कहां पर आपको भेदभाव किया जा रहा है। अभी देखिए, अभी जवानों और मैंने आपको अधिकारियों का कंपैरिजन करके दिखाया, फिर जो सैनिक के विधवा है या फिर हमारे अधिकारी के विधवा है उसमें भी कंपैरिजन मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में घायल होकर के विकलांग सैनिक जो हमारे आते हैं या फिर अधिकारी आते हैं
वहां पर भी आपको भेदभाव जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर आप हमें ETH इंडिया चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं, शुरू से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो देखिए हमने ये बात हमेशा कही है कि चाहे वो जवान हो या अफसर हो, दोनों का शरीर का जो मूल्य है वो बराबर है, इसमें तो कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को एक बुलेट लगती है, किसी को गोली लगती है, तो चाहे वो जवान हो या अधिकारी हो, वो बुलेट नहीं देखती, वो शरीर जो है वो दोनों का समान रूप से क्षतिग्रस्त होता है। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, ये समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे देशों की फौज का मिसाल भी दे सकते हैं। अब जैसे कि हम अगर अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां पर क्या होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि इन सभी देशों में जो युद्ध से घायल होकर के शारीरिक रूप से जो विकलांग आते हैं, जो सैनिक आते हैं, वैसे जितने भी जवान हो या फिर अफसर हो, सभी को एक जैसी पेंशन मिलती है। लेकिन अब अपने भारत में युद्ध में जो बुरी तरह से घायल होकर के जवान आते हैं, तो वहां पर भी आपको भेदभाव देखने को मिलता है। अब इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सैनिक जो है वो 100% तक विकलांग हो जाते हैं, तो उनको 18,000 रुपए डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अब वहीं पर आप ये चीज देख सकते हैं कि उसी स्थान पर अगर किसी अफसर को किसी तरह की चोटें आती है या फिर वो घायल होते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तो उसे सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए के पेंशन का प्रावधान किया गया है। एक तरफ 18,000 रुपए, एक तरफ 2.5 लाख रुपए। सीधा सीधी आप समझ सकते हैं बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब अगर देखा जाए इतना बड़ा गैप होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो जरूरी है ही आज के टाइम पे। अब जो हमारे पूर्व सैनिक, जो जवान है हमारे, जो हमारे सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओ, जो ये संघर्ष कर रहे हैं, जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो देखिए उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि ये जो OROP का लाभ है, OROP का जो बेनिफिट है, OROP का मतलब क्या, 1 रैंक 1 पेंशन, तो इसका जो बेनिफिट है ना, वो सबसे ज्यादा इन्हीं रैंक्स को मिलना चाहिए। और वो क्यों मिलना चाहिए, देखिए ये आप सिंपल से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जवान है उनको अवधि उनका कम होता है, यानी कि जो उनका सर्विस पीरियड होता है, आपको तो पता ही है कि सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग भी हमने कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज बता रखी है कि OROP 1 में आपको कितना मिला था, OROP 2 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला है, नेक्स्ट आने वाला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ये सारी चीजें हमने बता रखी है। तो अब एक्चुअल में है क्या कि जवानों को टाइम तो कम दिया जा रहा है, सर्विस पीरियड कम होता है। अब इस कम अवधि में अगर उनको OROP का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, पेंशन भी कम मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं विसंगति है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसे ठीक करने की जरूरत है। अब ये तो आप सबको पता है कि जहां पर एक अधिकारी जो अफसर रैंक है वो 58 से 60 वर्ष की आयु में अपना रिटायर्ड होता है, यानी कि 58 से लेकर के 60 इयर्स तक में वो रिटायर्ड होता है। वही अगर हम जवान की बात करेंगे तो वो 32 से 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं। अब देखिए, हमारे जो पूर्व सैनिक जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उनका आरोप बहुत सारा है, और सारे आरोप को लॉजिकली मैंने कोशिश किया है कि आपको मतलब विथ डेटा, विथ वैल्यूज मैं आपको समझाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। अब सेम इसी तरीके से जो वीरता पदक जिनको दिया जाता है, वहां पर भी ये इंसाफ नहीं किया जाता है। अब आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे देश में जवानों की संख्या 97% है, और अफसरों की संख्या अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 3% है, 3%। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए क्या है, और ये सच में ये प्रॉब्लम है यार। अब होता क्या है ना कि जब पदक या फिर कोई बहादुरी पदक देने की बात होती है, तो उसमें अफसरों को 97% मिलता है, और जो जवान है उनको 2 या 3% ही पदक मिलते हैं। यानी कि आपकी संख्या, अफसर की संख्या 3% है, पदक जितने भी आते हैं वो सब 97% अफसर लेके जाते हैं। जवानों की संख्या पूरे 97% है, और जब पदक लेने की बात आएगी तो वो सिर्फ 3% पदक लेके जा पाते हैं। अब यार कम से कम मेडल देते समय तो ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मेडल देते समय भी ये इंसानियत होनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, सच में इस पे काम करना चाहिए। इसलिए हमारे जो पूर्व सैनिक है वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और हमें उनका साथ भी देना चाहिए। अब इस वीडियो को चाहे एक सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओ रैंक के लोग देखें या फिर उसे अफसर रैंक के लोग देखें, आप सीधा सीधी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ सब लॉजिकली है, और जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो फुल्ली प्रूफ डेटा है। इसलिए जब आप एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए इंसानियत देखेंगे तो आपको सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे दुखद बात यही है कि जो जवान हमारे वहां पर घायल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई होती है, कोई पीठ पर नहीं। तो इस तरफ के स्तर पर ना इंसाफी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और मेडल जो है वो प्रॉपर वे में
चाहे वो सिपाही रैंक, हवलदार रैंक हो, जीसीओ रैंक हो या फिर अफसर रैंक हो, एक स्तर पर दी जानी चाहिए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि जब OROP 2 के संघर्ष चल रहा है, उसके ऊपर जो आंदोलन हो रहे हैं, इसमें सीधा सीधी अगर आप देखेंगे तो अफसरों ने सैनिकों से खुद को अलग कर लिया है। अब देखिए, जो हमारे जवान हैं उनको इसी बात का तो मलाल है कि पिछली बार जब OROP का संघर्ष हुआ था तो उस टाइम पर अफसर लोगों ने भी उनका साथ दिया था, कंधे से कंधे मिला करके वहां पर वो लड़े थे, अड़िग रहे थे। लेकिन आज के टाइम पर मामला बिल्कुल चेंज हो गया है। आज अफसर बिल्कुल अलग हो चुके हैं और सिर्फ जवान वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं हमेशा देखता हूं, चूंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, तो अफसरों ने खुद को एक दूसरे से मतलब कि जवानों से अलग तो कर ही लिया है। इसके साथ साथ कुछ पूर्व अफसरों के ऐसे भी बयान है सोशल मीडिया पर जिसमें सेवानिवृत्त जो सैनिक है उनके लिए जो घृणा है उनके पास वो साफ साफ झलक रही है। और इस घृणा को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना तो आप मान लीजिए कि जो 97% हमारे सैनिक है अपने देश में, इस देश की रक्षा में हर तरह के सपोर्ट में उन सैनिकों का ही हाथ है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि जितने भी हमारे वहां पर पूर्व सैनिक जो बैठे हैं, वहां पर जो जवान बैठे हैं, उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है, क्योंकि वो अपनी जेब के खर्चे पर वहां बैठे हैं। उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इन सारे मामलों पर सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर कहना यही था और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको इस तरीके से लॉजिकली समझाऊं, डेटा के साथ समझाऊं, ताकि आप पूरी कहानी अच्छे से समझ सकें। वैसे वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आपको पता है कि हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आपके साथ सही ऑथेंटिक जानकारी शेयर करूं, विथ लॉजिकल बात करूं, डेटा के साथ बात करूं। तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।